नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीएसआई का एग्जाम आने वाला है 12 नवंबर से लेके, उसी के लिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चालू कर रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और प्लस डेली 80 क्वेश्चन जो हम फ्री क्विज में करवा रहे थे वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 80 जो करवा रहे हैं हिंदी के और प्लस जीके मूल विधि संविधान के, वो तो करवाते ही जा रहे हैं, प्लस और भी कई सारी पिक्स शेयर करते जा रहे हैं। यूपीएसआई बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम में चैनल है, एड्रेस आप डाल सकते हैं @UPSI बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से ज्वाइन करिएगा। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, कंप्लीटली फ्री है, एक भी पैसा नहीं देना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर दीजिएगा, लगातार आपके लिए सपोर्ट है। लास्ट के 10 दिनों में लगातार इंपॉर्टेंट पिक्स और प्लस हिंदी, जो हिंदी 40 नंबर की आएगी यूपीएसआई वाली, उस पे फोकस करके 1 तो 40 की क्विज चल रही है, प्लस उसके अलावा पूरे दिन भर आप अपडेट देखते रहिए। इस चैनल पे फ्री वाला चैनल है एकदम, कई सारे अपडेट देते जाएंगे, जो कि लास्ट के 8-9 दिन में मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज है, जो आप पढ़ लो। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सब कुछ इसमें बताया जा रहा है। एक हमने यूपीएसआई प्लेलिस्ट भी बना दी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, उसमें जितने वीडियो दिए हुए हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। संविधान जीके के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई और कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। भैया क्विज डेली करते रहो, पिछले 3 महीने से करवा रहे हैं, पिछला भी बैकलॉग क्लियर कर लो और लगातार इस चैनल को फॉलो करके रखिए। तो अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये मेन चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन रखिए। ये यूपीएसआई 2021 का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए चैनल बनाया गया। यहाँ पे फ्री क्विज पिक्स सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। लगातार आप इसमें फॉलो करते रहिए, मीडिया सेक्शन में पिक्स देते रहते हैं, क्विज देते रह रहे हैं, लगातार हो रहा है। आप देखिए लगातार अपडेट देते जा रहे हैं मूल विधि से रिलेटेड। जो टॉपिक आप बोल दोगे इस वीडियो के कमेंट में, उस पर और बंपर रिवीजन करवाएंगे यहाँ पे। दोस्तों, यूपीएसआई के एग्जाम के लिए क्विजेज हमारी लगातार चल रही थी और इसका जो ये वीडियो है आप देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो है ये पूछ रहा है आपसे कि अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी तारीख को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था। ये कौन सी तारीख थी? 26 जनवरी 1930 की थी या 15 अगस्त 1947 की थी? तो ऊपर वाला ही सही है। लाहौर अधिवेशन होता है, उसके बाद उसी में ये डिक्लेयर होता है कि अब 26 जनवरी को 1930 की जो डेट है उस पर स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट करेंगे। बाद में यही गणतंत्र दिवस की तारीख बन जाती। इसके बाद 42 को देखते हैं, इसमें से कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा है? तो राज्य की सुरक्षा से संबंधित निवारक, नजरबंदी, रेल सेवा, विवाह और तलाक, कैदियों को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करना, इसमें से कौन सा होगा? तो 42 का बी वाला हो जाएगा, रेल सेवा। ये क्या है? संघ सूची का विषय। 43 को देखिए, कहा गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है, गृह मंत्री होता है या फिर राष्ट्रपति होता है? यहाँ महान्यायवादी दिया हुआ है, कोई बात नहीं, तो आप बताएं। 43 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद 44 को देखते हैं, हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी होता है। ये कौन होता है? वन संरक्षक होता है, वन सेवा प्रमुख होता है, प्रभागीय वन अधिकारी होता है या प्रधान मुख्य वन संरक्षक होता है? इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं आप बताएं। देखिए इसका बी हो जाएगा, वन सेवा प्रमुख होता है। इसके बाद नेक्स्ट 45 में कहा गया कि रैयतवाड़ी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसको दिया जाता है? अब इसमें जो शासकों के और व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं आप देखें, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से आप देख लीजिए, पहले ए वाला हो जाएगा, टोडरमल, ठीक है, टोडरमल। इसके बाद 46 को देखिए, भारत में किसी भी राज्य का गवर्नर बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता होनी आवश्यक है? तो वह भारत का नागरिक हो, संसद की किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा, और उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए। उपर्युक्त सभी, आप बताएं इसमें से कौन सा होगा? और 46 का जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 47। कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना? दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना, तो ये कौन सी है? इसमें से अगर आप देखें तो विकलांगों के लिए जो अधिकारों पर संधि पत्र है वही आएगा। नाम से इसमें पहचाना जा सकता है, ज्यादा समस्या नहीं है। अगर मानवाधिकार की बात होती तो एमनेस्टी की बात करते, लेकिन ऐसा है नहीं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, कंप्यूटर तकनीक की जो 5th जनरेशन है वह किस पर आधारित है? उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट है यानी एकीकृत सर्किट है, या वेरी लार्ज स्केल जो इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर होता है वो इस्तेमाल किया गया है, या ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है, या अल्ट्रा लार्ज स्केल जो इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर है वो डाला गया है? बताइए 5th जनरेशन में क्या खास बात है? तो जो 5th जनरेशन है उसमें असल में क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल का जो इंटीग्रेशन यहाँ माइक्रो प्रोसेसर है वो इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर तो पहले से ही चल रहा था, लेकिन यहाँ जो यूज किया गया है वो अल्ट्रा लार्ज स्केल का है, ये इसकी विशेषता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 49। जूट का उत्पादन प्रतिशत कहाँ पे सबसे ज्यादा है? तो जूट कहाँ पे ज्यादा पैदा होगा? जहाँ उसके लिए उपयुक्त जलवायु होगी, ढेर सारी आर्द्रता और उसके अलावा तापमान की अधिकता। तो 49 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। इसके बाद आमार, सोनार, बांग्ला,
देखिए अगले वाले को 50, आय के लाभ पर या आय या लाभ पर लगाए जाने वाले जो कर हैं उसके बजाय वस्तु और सेवाओं पर जो लगने वाले कर हैं उनको किस रूप से जाना जाता है या किस रूप में जाना जाता है? तो कर भार के रूप में जाना जाता है, अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है, प्रत्यक्ष कर कहा जाता है या कराघात कहा जाता है? इसमें से क्या होगा? तो इसका बी हो जाएगा, उन्हें अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है। इसके बाद 51 को देखते हैं, सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? वित्त मंत्री करते हैं, वित्त आयोग करता है, राष्ट्रपति करते हैं या केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है? और 51 का हो जाएगा सी वाला, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, सरकारी बजट पेश करने की तारीख राष्ट्रपति के द्वारा डिसाइड की जाती है। 52 को देखते हैं, कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतबद्ध नहीं है? तो चित्त जेठा भय शून्य, कदम कदम बढ़ाए जा, एकला चलो रे और अमार सोनार बांग्ला, बताइए। और 52 का हो जाएगा कदम कदम बढ़ाए जा, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतबद्ध नहीं है, बाकी जितने हैं वो तो हैं। इसके बाद अगले वाले को देखिए 53, कौन सी नदी हैदराबाद से होकर बहती है? मूसी नदी है, ये आप जानते ही हैं। वर्तमान में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तो इसमें से जो ऑप्शन दिया है उसमें अगर देखा जाए तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी का नाम आएगा। राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आयुष मिशन का संबंध किससे है? महिलाओं की सुरक्षा से है, बच्चों की सुरक्षा से है या स्वास्थ्य से है? तो बेशक स्वास्थ्य से है, आयुष से आप स्वास्थ्य को जोड़ लीजिए, आराम से कर लेंगे। 56 को देखते हैं, कौन सा एक कृत्रिम कीटनाशक नहीं है? तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, पैराकेट है, एल्ड्रिन है और डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन है, मतलब डीडीटी। बताइए इसमें से कौन सा होगा? बी वाला हो जाएगा, ठीक है, पैराकेट। इसके बाद 57 को देखते हैं, कहा जा रहा है कि सामान्य मिट्टी का कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कितना होता है? 10:1 का होता है, 3:1 का होता है, 2:2 का होता है या फिर 8:4 का होता है? यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के रेशियो की बात की जा रही है और 57 का ए वाला सही हो जाएगा। ए का मतलब क्या है? 10:1 का अनुपात होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 59 में कहा गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 क के हिसाब से राज्य कानून द्वारा इस प्रकार से प्रावधान करेंगे कि एक आयु समूह है जिसके कि सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। तो आयु वर्ग का आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो 6 से 14 होगा, ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? 6 से 14। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 60 में कहा गया है कि सरकार को जनता का पैसा खर्च करने का अधिकार कहाँ से मिला हुआ है? जनता का ही पैसा है, सरकार खर्च करती है अपने तरीके से, मतलब जनहित के कार्यों में करना चाहिए, लेकिन जो सत्ताधारी दल होते हैं वो प्राय अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ति उसमें करने लगते हैं। कोई भी सत्ताधारी पार्टी हो, उसमें फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी पार्टी है, ठीक, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन इसको खर्च करने का हक कौन दिया हुआ है? ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया हुआ है, संसद देती है, लोकसभा देती है या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक देता है? तो 60वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा, राष्ट्रपति देता है। इसके बाद 61वें को देखते हैं, कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के हिसाब से राज्य विधान परिषद के गठन का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है, प्रधानमंत्री के पास होता है या किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है, यहाँ आप देख रहे हैं। इसके बाद 62वें को देख लीजिए, कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में गढ़ जो शब्द है ये किस जगह के लिए इस्तेमाल होता था? तो ये वो जगह होती थी जहां पे उच्चतर वर्ग के लोग बसते थे, ठीक है, ये ऊंचा स्थान होता था। गढ़ जो शब्द होता है इसका मतलब भी ऊंचा होता है, ऊंचाई पर स्थित स्थान होता है। जैसे आपने चित्तौड़गढ़ सुना होगा या कुंभलगढ़ सुना होगा, तो ये जो गढ़ होते हैं ये असल में किले की तरह से ही होते हैं, ऊंचे स्थान पर होते हैं, मतलब मिट्टी के टीले पर बनाए जाते हैं या चट्टानी जो टीला होता है उस पर बनाए जाते हैं। तो यहाँ जो गढ़ था ये ऊंचाई पर था। और 62वें का जो करेक्ट आंसर है उसमें से सी वाला हो जाएगा, उच्चतर वर्ग के लोग यहाँ पर निवास करते थे। इसके बाद 63वें को देखते हैं, राज्यसभा के लिए चुने गए नामांकित सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का होता है, 4 साल का होता है, 6 साल का होता है, कौन सा होता है? तो 63वें का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 6 साल का होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, उपसभापति को, माफ कीजिएगा, उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है या लोकसभा के अध्यक्ष दिलाते हैं? इसमें से कौन सा होगा? 64 का बी हो जाएगा, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह शपथ दिलाने का जो काम है ये किया जाता है। 65 को देखिए, किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने के लिए गए थे? तो पहले तो ये भारत में कांग्रेस के अंदर ही रहकर चुनाव वगैरह लड़ते हैं और जो राष्ट्रवादी गतिविधियां हैं उनका संचालन करते हैं, लेकिन बाद में गांधी जी के साथ मतभेद होता है तो ये अलग पार्टी बनाते हैं। फिर देश से बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये जो देश की आज़ादी का प्रयास है उसको करने लगते हैं। तो उस क्रम में इन्होंने किस देश से मदद मांगी थी? यहाँ अमेरिका होगा, स्पेन होगा, जर्मनी होगा या फिर चीन होगा। और 65 का हो जाएगा जर्मनी। हिटलर के साथ इन्होंने इसी उद्देश्य से हाथ मिलाया था क्योंकि उन्हें पता था कि हिटलर इस समय तानाशाह की हैसियत से पूरी दुनिया में आतंक फैलाए हुए हैं और ये जो मित्र राष्ट्र हैं वो इससे भयभीत रहते हैं। और मित्र राष्ट्रों में से एक ब्रिटेन का कब्जा हमारे देश पर था, तो ब्रिटेन पर प्रेशर बनाने के लिए हिटलर को साथ में मिलाना या लेना आवश्यक था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं,
प्रश्न संख्या 66 में कहा गया कि कौन से अपराध के मूलभूत तत्व हैं? कोई अवैध कार्य या चूक, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना, आपराधिक इरादा या सभी। अपराध के मूलभूत तत्व इसमें से कौन से हो सकते हैं? तो सभी हो सकते हैं भाई, ये जितने भी हैं ये सब तो अपराध ही हैं। अपराध की परिभाषा दी गई है, कहाँ से दी गई है? तो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2N में दी गई है। यह जो इंडियन पीनल कोड है 1860 का, उसके अध्याय 2 में है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, एविडेंस एक्ट, उसमें 1872 वाला, उसमें धारा 3 में है। यह सभी कुछ मतलब सभी में है। तो अपराध की परिभाषा अगर देखा जाए तो इसमें से ए वाला हो जाएगा, दंड प्रक्रिया संहिता जो 1973 वाली है, यहाँ आप देखिए उसमें इसको स्पष्ट तौर पे वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद 68वें को देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में किस विषय से इसका संबंध था, आपको ये बताना है। इसमें आप देख लीजिए, और इसका जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पर सामान्य अपवाद है, दंड है, आपराधिक साजिश है और बहकाव है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 68 का? इसका हो जाएगा बी वाला, दंड। ठीक है, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 69वें को। कहा जा रहा है कि भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई थी, कब प्रवृत्त हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 69वें का, वो इसमें डी वाला हो जाएगा। ठीक है, डी का मतलब क्या है? 1 जनवरी 1862 में। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 का जो प्रसिद्ध वाद है वो किससे संबंधित है? रंग बनाम गोविंदा से है, बारिंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर से है, या मैकनॉटन वाद है? इसमें से कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी का मतलब क्या है? बारिंद्र कुमार घोष बनाम इम्परर। इसके बाद अगले वाले को देखिए। प्रश्न संख्या 71 में कहा गया कि भारतीय दंड संहिता के अधीन कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था है? तो 71 का करेक्ट आंसर इसमें से आप देखिए, पहले जो दंडों की संख्या दी है 5 होगा। ठीक है, 5, टोटल 5। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 72 में कहा गया कि दुष्प्रेरण अपराध किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है? षड्यंत्र के द्वारा किया जा सकता है, धमकी के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा या तैयारी के द्वारा। तो 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रयत्न के द्वारा। प्रयत्न करेंगे तभी तो करेंगे ये प्रयास। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 73, भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान में आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड दिया जाता है? वो प्रावधान कौन सा है? तो ये 73 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, धारा 120 बी है। इसके बाद 74 को देखते हैं। एक जल्लाद जो कि मृत्युदंड निष्पादित करता है, वो किस आईपीसी की कौन सी धारा है जिससे कि आपराधिक दायित्व से मुक्त है? तो 96, 78, 80 और 88। हालांकि जो विक्टिम होता है, जिसे कि वो फांसी पर चढ़ा रहा होता है, उससे वो पहले माफी मांगता है कि मुझे माफ कर देना, ये मेरा कर्तव्य है, मैं ड्यूटी निभा रहा हूँ। ठीक, और उसे कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि वो दंड देने का काम कर रहा है। और 74 का जो राइट आंसर है वो इसमें से बी वाला हो जाएगा। धारा 78 में ऐसा प्रावधान किया गया है। इसके बाद 75 को देखते हैं। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 का संबंध किससे है? तो आप इसमें देख सकते हैं, और 75 का जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब क्या है? विभागीय कार्यवाही से है। नेक्स्ट 76 में कहा जा रहा है कि पुलिस बल के किसी सदस्य द्वारा त्यागपत्र देने की पूर्व सूचना किसको दी जाती है? मतलब कितने समय पहले दी जाती है, ये पूछा जा रहा है। कितने समय पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा, उसके बाद आप रिजाइन कर सकते हैं। तो 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, 4 महीने और 6 महीने। और 76 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ठीक है, 2 महीने पहले सूचना देनी पड़ती है। इसके बाद 77 को देखिए। आत्मरक्षा का अधिकार किसको है? सभी को है। ठीक है, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी और लूट के खिलाफ जो प्रतिरक्षा है वो सब, शरीर के अपराध से प्रतिरक्षा, मतलब शरीर के प्रति कोई अपराध हो रहा है तो उसके खिलाफ प्रतिरक्षा, इन सभी में। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 78 में कहा गया कि एक प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है? जब उसकी उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करता है, उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और गैर जमानती अपराध करता है, उसकी उपस्थिति में जमानती अपराध करता है, या इसमें से कुछ नहीं। तो 78 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला, उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और गैर जमानती अपराध करता है, जो संगीन अपराध कहे जाते हैं, वो इसी श्रेणी में आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक प्राइवेट व्यक्ति भी किसी आदमी को गिरफ्तार कर सकता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 79, सद्भाव शब्द परिभाषित है कहाँ पे? इंडियन पीनल कोड में ये कहाँ दिखता है? तो 79 में डी हो जाएगा। डी का मतलब ये है कि धारा 52 में ऐसा कहा गया है। इसके बाद अगले प्रश्न यानी 80 को देखते हैं। किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है? तो जंगम संपत्ति जो होती है, यानी चलायमान संपत्ति की रक्षा में, आपराधिक अतिचार को रोकने के लिए, लोक सेवक द्वारा किए गए कार्य में, या उपर्युक्त सभी में। तो 80 का करेक्ट आंसर क्या होगा? लोक सेवक द्वारा किए हुए कार्य में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। और यहां तक हमने इसे कंप्लीट किया है। तब तक के लिए नमस्कार।